हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दुबे कॉमर्स क्लासेस। आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो करेंगे हम लोग। छोटा सा टॉपिक है बहुत और सिंपल सा टॉपिक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग कब प्रिपेयर करते हैं? एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। अब ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म क्या भला है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का मतलब होता है चेंजेस इन द डीड ड्यू टू एनी रीजन। अगर डीड में किसी भी वजह से चेंज होगा तो हमें उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म बोलना पड़ेगा और उस समय में रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है। अब डीड में चेंज होने का मतलब क्या है? अगर पार्टनर्स अपना रेशो बदल लेते हैं, अगर कोई पार्टनर एडमिट हो जाता है, कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो ये सब कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से डीड में चेंज करना पड़ता है। पुरानी डीड कैंसिल करनी पड़ेगी, नई डीड बनानी पड़ेगी। तो उस पॉइंट पे हम लोग ये अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब रीवैल्यूएशन दोबारा से वैल्यूएशन करना, किस किस का वैल्यूएशन होगा दोबारा से? एसेट्स का और लायबिलिटीज का। एसेट्स की वैल्यू निकाली जाएगी कि जब डीड चेंज हो रही है तो उस पॉइंट पे एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है। तो जो उस पे प्रॉफिट और लॉस होगा उसे ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, ये कब प्रिपेयर किया जाता है? आंसर इज एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म समझ में आ गया क्या? कि जब भी डीड में चेंज होगा तो उसे हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म बोलेंगे, रीजन कुछ भी हो। कौन सा अकाउंट है? पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है? तो रीवैल्यूएशन अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। कोई भी अकाउंट अगर प्रॉफिट या लॉस जानने के लिए बनाया जाएगा वो नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा। ये हम क्यों बनाते हैं कि उस समय जब डीड चेंज हुई तो उस समय एसेट्स और लायबिलिटीज पे क्या प्रॉफिट और क्या लॉस हुआ। तो ये क्यों बनाया जा रहा है? प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए बनाया जा रहा है। और कोई भी अकाउंट कभी भी जब भी हम प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए बनाएंगे वो नॉमिनल अकाउंट होगा। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जितने भी फायदे होंगे ध्यान रखना सारे क्रेडिट में आएंगे और जितने भी नुकसान होंगे सारे डेबिट में आएंगे। किस पर? एसेट्स पे और लायबिलिटीज पे। अब मान लो मैं आपसे कहता हूं कि एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई, फायदा हो गया, तो फायदा किधर आएगा? बाय साइड में आएगा। जितने भी प्रॉफिट्स होंगे बाय साइड में, तो आप यहां लिखोगे बाय, क्योंकि प्रॉफिट वाली साइड है। पर्टिकुलर अमाउंट बाय इंक्रीज इन एसेट्स। एसेट्स में अगर कुछ इंक्रीज हो रहा है तो सिंपल सा मतलब हो गया वो फायदा हो गया। मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज हो गई, फायदा। फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज हो गई, फायदा। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स मिल गए, फायदा। तो एसेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है इट मींस वो हमारे लिए फायदा है। और फायदा किधर की तरफ आता है? क्रेडिट साइड में आता है। जितने भी फायदे क्रेडिट में आएंगे। और कब फायदा हो सकता है? लायबिलिटीज की अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, लायबिलिटीज जब इंक्रीज हो रही हो या जब डिक्रीज हो रही हो, तो आंसर, अगर लायबिलिटीज कम होंगी तो हमारे लिए फायदा होगा। लायबिलिटीज हमने रीअसेस करी, दोबारा से उनका असेसमेंट किया तो उनकी वैल्यू अगर डिक्रीज होती है, सपोज क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स ने 1000 रुपीज हम पर छोड़ दिए, माफ कर दिए, तो क्या हो गया? ये हमारे लिए फायदा हो गया। तो अगर लायबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज होगी तो फायदा होगा। तो बाय डिक्रीज इन लायबिलिटीज। तो एसेट्स की वैल्यू का इंक्रीज होना और लायबिलिटीज की वैल्यू का डिक्रीज होना, ये दोनों के दोनों हमारे लिए प्रॉफिट हैं, हमारे लिए फायदे हैं। और फायदे कसम खा लो कहां लिखोगे आप? क्रेडिट साइड में लिखोगे। अब अगर लॉस की बात करें तो वैसे तो मैं कह सकता हूं इसका बिल्कुल अपोजिट। अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तो वो हमारे लिए लॉस हो जाएगा, और अगर लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ती है तो वो हमारे लिए लॉस हो जाएगा। एसेट्स की वैल्यू, फर्नीचर की वैल्यू डिक्रीज कर गई, लॉस हो गया। मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज कर गई, लॉस हो गया। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इंक्रीज हो गई, मतलब पैसे डूबने के चांसेस इंक्रीज हो गए, लॉस हो गया। क्रेडिटर्स ज्यादा हो गए, पहले उनको हमें जो पेमेंट करनी थी, सपोज 10,000 के क्रेडिटर्स थे, अब हमें पता पड़ा नहीं उनको 10 नहीं उनको 11,000 देने हैं,
तो उनकी 1000 से वैल्यू इंक्रीज हो गई, लॉस हो गया। अचानक से कोई लायबिलिटी मिल गई, पहले लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं थी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मिल गई, लॉस हो गया। लॉस की तरह आएंगे, डेबिट साइड में आएंगे। तो टू अगर एसेट इंक्रीज होती हैं तो फायदा, और डिक्रीज होंगी, टू डिक्रीज इन एसेट्स, तो ये क्या होगा हमारे लिए, लॉस। और लॉस किधर आते हैं, डेबिट साइड में आते हैं। लायबिलिटीज अगर कम होती है तो फायदा है, और लायबिलिटीज अगर इंक्रीज होगी, इंक्रीज इन लायबिलिटीज, तो क्या हो जाएगा ये हमारे लिए, ये हमारे लिए लॉस हो जाएगा। तो एक चीज अगर हम याद रख लें कि अगर एसेट्स इंक्रीज होती हैं तो प्रॉफिट होता है, बस सारी फिर कनेक्शन यहीं से मिलते जाएंगे। एसेट्स इंक्रीज तो लायबिलिटीज डिक्रीज, हमारे लिए फायदा होगा। इसका जस्ट अपोजिट हमारे लिए लॉस हो जाएगा, वो डेबिट साइड में आ जाएगा। लो जी, बन गया ये हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट। बस अब क्या करना है, इसका प्रॉफिट या लॉस निकालना है। अगर क्रेडिट साइड यानी कि फायदे वाली साइड ज्यादा होगी तो प्रॉफिट, लॉस वाली साइड ज्यादा होगी तो मतलब डेबिट साइड ज्यादा होगी तो लॉस हो जाएगा। तो मैं मान लेता हूं फिलहाल अपने फॉर्मेट के लिए कि प्रॉफिट वाली साइड ज्यादा है, तो हम यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, सपोज ए और बी ओल्ड पार्टनर्स हैं, तो ए और बी में इनके ओल्ड रेशियो में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओल्ड रेशियो में जो भी प्रॉफिट निकल के आएगा उसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सपोज प्रॉफिट वाली साइड का टोटल 20,000 और लॉस वाली साइड का टोटल 15,000 आ रहा है, तो 5,000 से ये साइड बड़ी हो गई, प्रॉफिट हो गया। तो यहां लिख दिया टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी, 5,000 को हम उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। राइट बच्चों, समझ में आई कैसे करना है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट ध्यान रखना है, हमारा कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट के लिए खास बात, लॉसेस आपको डेबिट पे लिखना है और जितने भी फायदे हैं वो सब आपको क्रेडिट में लिखना है। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी, ये छोटा सा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।